हेलो दोस्तों, मैं पुनः एमजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 2 का पार्ट 3। और पार्ट 3 में हमारे पास 2 चीज़ें बची हुई हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं? वो चीज़ें बची हुई हैं आपकी, नंबर 1 तो है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर और नंबर 2 बचा हुआ है आपका लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक LCM एंड HCF। इन्हीं के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तुम्हें चिंता ना करें। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि इससे पहले के जितने भी वीडियो थे वो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं आपको। जो मैंने यूनिट 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और आशा करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अंत तक समझ में आएगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। और जितने भी अपने दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1 बाय 1 लेते हैं। आपका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है रीट का। रीट के सिलेबस लेवल 1 में, रीट के सिलेबस जो आपका दिया है लेवल 1 का, उसमें तो बहुत कम चीज़ें हैं। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से आपका कंटेंट कवर कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा और मज़ा भी आएगा। और मैं ये आपको अश्योर कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ उठ के एग्ज़ाम में आ जाए आप कह नहीं पाओगे। चलिए, इसलिए जितना भी पढ़ा रहा हूँ उस सबको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड क्या है? किसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड वे हैं जिसमें अभाज्य संख्याएं किसी संख्या की पूर्ण विभाजक हो। क्या हो? पूर्ण विभाजक, मतलब कंप्लीट डिवाइजर। कंप्लीट डिवाइजर जिसमें पूरा भाग जाता हो। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लूँगा और छोटे छोटे एग्जाम्पल से बिल्कुल समराइज कर दूंगा सब पूरे एंड तक। जैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिया 6, ओनली 6 लिया है मैंने। 6 को मैं अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूं, गुणनखंड निकालूं तो कैसे निकालूं? इसके लिए मैंने आपको सबसे सिंपल विधि है ये वाली, आपने सबने पढ़ रखी होगी कि 6 का गुणनखंड कैसे निकालें। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे और वह कैसी होनी चाहिए? डिवाइड किससे शुरू करेंगे? छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। लेकिन शर्त क्या है? छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे और वह संख्या कौन सी होनी चाहिए? उसकी कंडीशन है
कि वह संख्या आपकी प्राइम नंबर अर्थात आपका संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। आप सभी को नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अगर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, आप कमेंट करिए, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको इसे सुधार के दूंगा, है। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ तक आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, सबसे छोटी है 2। और मैंने 2 के लिए एक चीज़ ज़रूर बताई थी कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है, इवन नंबर भी है। तो 2 का जैसे हमने भाग दिया 3 बार गया, और 3 को हमने 3 से डिवाइड किया 1 बार गया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, इसके क्या हो गए, ये 6 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, आ रहा होगा समझ में। चलो थोड़ी और बड़ी संख्या लेता हूँ, ठीक है। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे आपके प्रॉपर नोट्स तैयार होते रहे मित्रों। चलो आगे बढ़े, जैसे ही हमने एक और एग्जाम्पल लिया, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 430, 430 लिया है मैंने, और 430 लेने के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे विभाजित करूंगा। जैसे मैंने लिया 2, बन गया 215, बन गया। अब 215 देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगली अभाज्य संख्या 3 से हो रहा है क्या, 5 और 1 6 2 8, 3 से नहीं हो रहा। तो अगली अभाज्य संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है। ये सभी क्या होनी चाहिए, ये सभी अभाज्य होनी चाहिए। इसका जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ये क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने 5 का भाग दिया, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 3 15, 43। 43 खुद एक अभाज्य संख्या है, 43 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए सीधा 43 का भाग दे देंगे, सीधा 43 का भाग दे देंगे। 43 का भाग दिया, 1 बार गया। तो देखो 2 गुणा 5 गुणा 43 किसके 430 के क्या बन गए, अभाज्य गुणनखंड। क्या बन गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। याद रख पाओगे। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन खुद ना पढ़िएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक और मैं आपको बताऊंगा कि कितने अभाज्य गुणनखंड बन सकते हैं, कितने नहीं बन सकते, मतलब अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बताऊंगा, जितना आपका सिलेबस है। देखो ब्रॉड ज़्यादा कर देंगे आपको, गहराई में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब मैं पटवार की एसएससी की क्लास लूँगा तब मैं इन चीज़ों को गहराई में ले जाऊँगा। आप सिर्फ यहाँ तक सीमित रहिए, आपको यहीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलो, जैसे मैंने लिया 144 के निकालते हैं गुणनखंड अभाज्य। देखो जैसे मैंने 2 का सबसे छोटे 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 का दिया कितना आ गया 36, 2 का दिया कितना आ गया 18, 2 का दिया कितना आ गया 9, 3 का दिया कितना आ गया 3, और 3 का दिया 1। तो दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये सभी देखो क्या है, ये सभी ऑल आर प्राइम। ये क्या है, सभी क्या हैं, अभाज्य हैं। 2 अभाज्य 2, 2 अभाज्य 2 अभाज्य, 3 अभाज्य 3 अभाज्य। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और
ये सभी क्या हैं 144 के, ये सभी क्या हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या है 144 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इसको लिखने का एक और तरीका कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 2 2 1 2 3 4 2 की घात 4 गुणा 1 2 3 की घात 2 भी लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये ना कहिए कि यही 144 का गुणनखंड है, इसका मतलब भी 144 और इसका मतलब भी 144 हो जाता है। आ रहा होगा समझ में। मैं गुणनखंड करना आप सीख गए, लगभग आपको हर तरह के गुणनखंड ऐसे करना सीखना है। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ इस तरह का, जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। इसे मिटाता हूँ। अब देखना दोस्तों, जैसे मैंने लिया 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 का जा रहा है नहीं, 3 का जा रहा है नहीं, 5 का जा रहा है। जैसे ही मैंने 5 का भाग दिया, 5 आम 25 बचे 2, 5 आम 25 सॉरी 5 दूनी 10, 5 आम 25 कितना आ गया। फिर 5 का लगाया, 5 आम 25, फिर 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5। इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ गया 125। इसको मैं केवल इसी रूप में ना लिखकर मैं इसे घातांक रूप में भी लिख सकता हूँ। क्या 1 2 3 5 की घात 3 बराबर क्या हुआ 125। ये क्या हुआ इसका घातांक रूप, ये क्या हुआ इसका घातांक रूप। अब आप सोच रहे होंगे घातांक रूप क्यों लिख रहे हैं सर, हैं? घातांक रूप इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और बताने वाला हूँ, कुछ और बताने वाला हूँ। भाई आपके दिमाग में चल रहा होगा घातांक रूप लिखने का मतलब क्या हुआ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बन सकते हैं, किसी भी संख्या के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बन सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखना यहाँ से समझो, एक छोटी सी संख्या ली मैंने 6, ठीक है। इस 6 के कुल कितने गुणनखंड बन सकते हैं, 6 के कुल कितने गुणनखंड बन सकते हैं। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं क्या गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का ही पार्ट समझ लो, लेकिन लिखा क्या है मैंने, गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुल कितने गुणनखंड बन सकते हैं इसके 6 के, 6 में किस किस का भाग जा सकता है देखते हैं। 6 में आपने 2 और 3 का तो भाग देके ही देखा होगा, देखा है ना अच्छे से। लेकिन आपको बता दो इसमें 6 का भी भाग जाता है, लेकिन ये मत कहना कि सर 6 तो अभाज्य ही नहीं है। मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुल गुणनखंडों की बात कर रहा हूँ। कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम फैक्टर्स। ओके दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर्स की टोटल संख्या की बात कर रहा हूँ। कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कुल गुणनखंडों के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप बड़ा ध्यान रखना उसका, कि इसमें 6 का भाग जा रहा है तो इसमें 1 का भी भाग जा रहा होगा। तो बताओ टोटल कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4। 6 के कुल कितने गुणनखंड, 4 गुणनखंड हुए। कितने, 4 गुणनखंड हुए। मैं अब कहेंगे सर अगर थोड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो क्या हम ऐसे निकालते रहेंगे क्या, नहीं दोस्तों, मैं उसके लिए आपको
बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा हैं, और वो किससे गुजरेगा? वो आसान तरीका अभाज्य गुणनखंड से गुजरेगा। वो आसान तरीका किससे? अभाज्य गुणनखंड से गुजरेगा। इसलिए मैंने पहले आपको अभाज्य गुणनखंड इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में गुणनखंडों की संख्या बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर देखो एक और लेते हैं, जैसे मैंने कहा सर 12 की बात करें, अगर 12 की बात करें तो कितने गुणनखंड? सर इसमें तो 1 का भी भाग जाता है, इसमें 2 का भी जाता है, इसमें 3 का भी जाता है, इसमें 4 का भी जाता है, इसमें 6 का भी जाता है, और इसमें 12 का भाग भी चला जाता है। तो देख लो टोटल गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 12 के कुल गुणनखंड कितने? गुणनखंड कितने? 6 गुणनखंड हो गए। 6 गुणनखंड हो गए। तो इन 6 गुणनखंडों को कैसे निकालें भाई, संख्या कैसे पता करें कि ये 6 ही गुणनखंड होंगे? तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखना। देखो दोस्तों, 6 के कुल कितने गुणनखंड आए थे? 4 आए थे ना? 4 आए थे। कौन कौन से? 1 2 3 और 6। समझना, एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ, इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2 ही एग्जाम्पल लूँगा, 2 से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब 6 के कुल गुणनखंड कैसे निकालें? तो 6 के मैंने क्या किए? अभाज्य गुणनखंड किए। 2 3 3 1 कितना आ गया? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसे घातांक रूप में लिखूं, मैं इसे घातांक रूप में लिखूं तो घातांक कैसे लिखूंगा? कि 2 की घात 1, इसका देखो, इसका घातांक रूप क्या आ गया? घातांक रूप क्या आ गया? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ठीक है। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आधार को तो भूल जाएं, आधार को छोड़ दें, और जो घात है, घात में 1 जोड़कर, घात में 1 जोड़कर क्या कर दें? गुणनफल निकाल लें। क्या निकाल लें? गुणनफल निकाल लें। जैसे 2 की घात कितनी? 1 थी ना? 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 2। 3 की घात 1, आधार से लेना देना नहीं, 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 2। 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। तो ये 4 क्या आ गए? हमारे कुल गुणनखंड आ गए। क्या आ गए? ये कुल गुणनखंड आ गए। दिखाई दे रहा होगा? ठीक है। अगले एग्जाम्पल में कोशिश करूंगा इधर की तरफ समेटने की। ठीक है, कुल गुणनखंड कितने? 4 हो गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना? मैं इसका समरी नोट बनाता हूँ, फिर एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है और आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को अंत तक देखते रहें, आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मैंने अब गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए मैंने कुल 4 चरण बनाए हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के कुल 4 चरण मैंने बनाए हैं। पहला चरण लिखो, चरण पहला। चरण क्या है? अभाज्य गुणनखंड निकालें। संख्याओं क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड निकालें। जो भी संख्या आपको दी है उसका क्या निकालें? अभाज्य गुणनखंड निकालें। चरण 2,
गुणनखंडों को घातांकीय रूप में व्यक्त करें, घातांकीय रूप में लिखें। क्या हुआ? गुणनखंडों को घातांकीय रूप में लिखें। चरण 3 क्या कहता है कि आधार को छोड़ दें, आधार को छोड़ घातों को 1 से बढ़ा दें, 1 से बढ़ा दें या 1 जोड़ दें, 1 से बढ़ा दें या क्या कर दें? घात में 1 जोड़ दें। ठीक है दोस्तों। और अंतिम चरण क्या होता है कि बढ़ी हुई घातों को आपस में गुणा कर गुणनफल निकालें। क्या निकालें? गुणनफल निकालें। और गुणनफल ही आपका क्या हो जाएगा? जो आपका गुणनफल आएगा वो गुणनफल ही क्या होगा? गुणनखंडों की कुल संख्या होगी, गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगी, गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये चारों चरण आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हीं चारों चरणों को ध्यान रखते हुए मैं जो आपको एक बताया था ना मैंने 12 में कुल गुणनखंड 6 होते हैं वो लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 2, 12 के कुल गुणनखंड निकालो। कुल गुणनखंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा दोस्तों, गुणनखंड की बात कर रहा हूँ। तो 12 को क्या किया? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, स्टेप 1 पहला चरण, 2 का 6, 2 का 3, 3 का 1। दूसरा चरण घातांक के रूप में लिखें। क्या था? ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। घातांक के रूप क्या है? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 बराबर 12। चरण तीसरा क्या है? घात में 1 जोड़ें। देखो इसकी घात कितनी है? 2, 2 में 1 जोड़ा 3 गुणा इसकी घात कितनी है? 1, 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 2, टोटल कितना आ गया? 6। कितने गुणनखंड निकलेंगे? 6 गुणनखंड निकलेंगे दोस्तों। कितने गुणनखंड? 6 गुणनखंड निकलेंगे। आपसे इससे ज़्यादा रीट के एग्ज़ाम में अभाज्य गुणनखंड में से कुछ नहीं पूछ सकता है। या तो अभाज्य गुणनखंड करवाएगा या फिर गुणनखंडों की कुल संख्या। वो ये नहीं देगा आपसे कि सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं। सम और विषम गुणनखंडों की संख्या में आपको या तो एसएससी के वीडियोस में डालूंगा या फिर रीट के पटवार में डालूंगा। ठीक है, पटवार या रेलवे के अंदर। तो आप उन वीडियोस में उस चीज़ को सीखना। ये आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। ठीक है, चलो। और मुझे पूरी आशा है ये इतना समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को जितना शेयर हो सके आप शेयर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूनिट 3 का अगला टॉपिक है आपका लघुत्तम और महत्तम समअपवर्त्य। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसे जो हमारे अंग्रेज मित्र हैं वो पढ़ेंगे क्या? एलसीएम। क्या पढ़ेंगे?
LCM अर्थात ये वाला लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा गुणज। और इस HCF को पढ़ेंगे, HCF को दो नामों से जानते हैं। ये तो हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो कहलाता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा विभाजक। समझ गए दोस्तों? अब मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है? अब समझना, इसमें मैं भिन्न के LCM HCF भी आपको सिखाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, देखते चलना। अब LCM और HCF की बात करता हूं तो पहले हमने पूर्णांकों में नहीं पढ़ा था ये, तो पहले हम इसे पूर्ण संख्याओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे पूर्ण संख्याओं में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे भिन्नों में, फिर पढ़ेंगे भिन्नों में। बारी बारी से क्लियर कर दूंगा, छोटा सा टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चलो, सबसे पहले लेता हूं मैं लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है? लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक? LCM। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? अगर परिभाषा जाने, पहले परिभाषा जानना, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? लिस्ट छोटी से छोटी, क्या वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई, जिसमें, अंडरलाइन कर लेना सर, यहाँ इसको नोट कर लेना, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, वह कहलाती है LCM, लघुत्तम समापवर्त्य। जैसे अपन दो छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। 2 का 2, 4 और 6 का लघुत्तम क्या होगा? 2, 4 और 6 का लघुत्तम क्या होगा? एक लेता हूँ मैं 5, 10 और 15 का लघुत्तम क्या होगा? ठीक है? लघुत्तम निकालने की सबसे आसान विधि है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, वही हम लगाएंगे। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे लगा दी। सबसे छोटी संख्या 2, ठीक है? 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार। 1 से अब खत्म हो गया, 2 का भाग फिर लगाया, 1 कितना? 1, 3, ठीक है? ये मत कर देना 1 का भाग 2 का भाग 1 में 1/2, नहीं, है ना? हम सबको 1 बनाना है। फिर दिया 3 का भाग 1, 1, 1, ठीक है? इसको मैंने क्या लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना हो गया? 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना हो गया? 12। अर्थात 2, 4, 6 का लघुत्तम क्या हो गया? 12। और 12 को कैसे परिभाषित करूं कि 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा? चलो अगला उदाहरण देखते हैं, ये वाला।
5, 10, 15 को अगर मैं सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 5 जो अभाज्य सबसे छोटी संख्या है 2 से मैं विभाजित करता हूँ। देखना 5, 5, 15। अब देखो 5 इससे बड़ी कौन सी है 3, 3 का भाग 15 में जा रहा है। मैंने दिया 3 का 5, 5 कितना 5, फिर मैंने दे दिया 5 का 5 एकम 5, 1, 1 हो गया 1, 1। तो लघुत्तम क्या आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 क्या आ गया देखना 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ गया 5, 3, 15, 15 दूना 30। इसका लघुत्तम कितना आ गया 30 लघुत्तम आ गया। अर्थात 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 10 और 15 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 5, 10, 15 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं। लघुत्तम निकालने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ रखो, अभाज्य गुणनखंड लो और जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए उन सब का क्या करें गुणनफल निकाल दें। क्या आ जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ महत्तम समापवर्त्य की ओर। चलो महत्तम समापवर्त्य क्या है यहाँ से देखना। महत्तम समापवर्तक यह कहलाता है HCF। पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन परिभाषा क्या बदल जाएगी। H यानी हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी, तो ये छोटी से छोटी नहीं होगी, ये क्या होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें नहीं जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए वो क्या बन जाती है, वो महत्तम समापवर्तक बन जाती है। जिसका पूरा पूरा भाग दी हुई संख्याओं में चला जाए वो क्या होता है, वह चला जाए वह कहलाती है आपकी महत्तम समापवर्तक। जैसे मैं वही एग्जांपल लेता हूँ मेरा 2, 4 और 6 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। देखना इसको हल करने की आपकी विधि है गुणनखंड विधि मैं बताऊंगा, क्योंकि सबसे आसान वही है, तो वो समझ में भी जल्दी आती है और यूज़फुल भी हो जाता है। तो देखो HCF निकालने के लिए हम सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, पहला स्टेप अलग अलग गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें से हाईएस्ट कॉमन, फिर क्या आएगा जो कॉमन रहेगा उसे लेंगे, कॉमन रहेगा उसे लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा, सभी कॉमन हैं, जितने भी कॉमन है ना उन सब का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, उन सब का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखते हैं कैसे। 2 का कितना आ गया, 2 का भाग 1 में एक बार आया। 4 का देखो 2, 2, 2, 1। 6 का देखो 2, 3, 3, 1। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा 2 गुणा 1, इसको मैंने क्या लिखा 2 गुणा 2 गुणा 1, इसको मैंने क्या लिखा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब देखना इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, गुणनखंड करना है अलग अलग कर दिया,
कॉमन लेते हैं, उनमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब इसमें 2 ही कॉमन है ना। अब ये नहीं करना कि कॉमन कॉमन को गुणा कर दिया 8 निकाल दिया, नहीं, एक ही कॉमन है ना, सिर्फ एक पद कॉमन है, 2 सभी कॉमन पदों का क्या करते हैं, गुणा। सिर्फ एक पद कॉमन है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF केवल 2 हो जाएगा। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका भाग 2 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा और 6 में भी जाएगा। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको LCM में लिया था 5, 10, 15, उसकी जगह मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ 10, 20, 30। क्या लेता हूँ मैं, 10, 20, 30। वैसे थोड़ा थोड़ा LCM HCF सभी को आता होगा। एग्जाम्पल 2, 10, 20, 30 का HCF MSP निकालो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड कैसे, 20 का कैसे और 30 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। 2, 5, 5, 1, 2 का दिया 10, 2 का दिया 5, 5 का दिया 1, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने लिखा गुणनखंडों के रूप में 2 गुणा 5 गुणा 1, इसको क्या लिखा, 2 गुणा 5, इसको क्या लिखा मैंने, 2 गुणा 3 गुणा 5। दोस्तों देखो सबको मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब मैं निकालूंगा इसमें से कॉमन पद, उभयनिष्ठ पद। देखो सभी के अंदर 2 2 मौजूद है ना। आगे देखो 5, सिर्फ 5 है जो यहाँ भी है और यहाँ भी मौजूद है ना दोस्तों। बाकी 2 ये, 3 ये, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है। कॉमन पद सिर्फ कितने हैं, 2 और 5 कॉमन दिखाई दे रहे हैं जो सभी गुणनखंडों में मौजूद है। इनका गुणनफल 2 गुणा 5 10, 10 क्या हो जाएगा, दी हुई संख्याओं का MSP हो जाएगा। निकालना सीख गए। ध्यान देना, जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या की परिभाषा के लिए कहें, परिभाषा में कहीं भी छोटी से छोटा लिखा है ना, छोटे से छोटा या छोटी से छोटी संख्या, तब हम क्या निकालेंगे, लेसर, LCM। और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए तो क्या निकालेंगे, HCF MSP। ध्यान देना, ये जो LCM आएगा ना, वो दी गई सभी संख्याओं से बड़ा आएगा। दी गई सभी संख्याओं से बड़ा होगा। और HCF है वो दी गई सभी संख्याओं से छोटा होगा। बड़ा या बराबर भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। और दी गई सभी संख्याओं से छोटा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं इसे मिटाकर ये पूर्ण संख्याओं के लसा और मसा की चर्चा कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन तो विभिन्न प्रकार के बनते हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हो सकता है मैं अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, कोशिश पूरी करूँगा। और अब देखते हैं भिन्नों का लसा मसा। भिन्नों के
लैसा मास है, ये इस यूनिट का भाग है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। भिन्नों के LCM एंड HCF। भिन्नों के LCM और HCF को समझना मैं ऐसे समझा देता हूँ। भिन्नों का LCM और भिन्नों का HCF बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ऐसे। भिन्नों के LCM में बड़ा आसान है। भिन्न कैसे बनती है? भिन्न बनती है आपकी अंश बटे हर से। किससे बनती है? अंश बटे हर से बनती है। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? बहुत आसान है LCM। इसमें क्या करते हैं? इसमें टोटल अंशों का खेल है, ये समझ लेना कि LCM निकालने के लिए क्या निकालते हैं? अंशों का LCM बटे हरों का HCF। क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। किसका? भिन्न का LCM आ जाएगा। कि अंशों का LCM निकाल दें, हरों का HCF निकाल दें तो क्या आ जाएगा? LCM निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? LCM निकल जाएगा। अब LCM या लसप, ध्यान रखना, अगर मसप की बात करूं तो मसप कैसे निकलेगा कि HCF कैसे निकलता? ध्यान देना कि ये अपना क्या है? अंश बटे हर, है ना। तो HCF कैसे निकालें? ऊपर क्या है? अंश। क्या लेंगे? अंशों का HCF बटे हरों का LCM। जब हम अंशों का HCF और हरों का LCM लेते हैं तो भिन्नों का क्या आ जाता है? HCF आ जाता है। चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इन्हीं के नीचे एक एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है। अब अंशों का LCM, देखो अपन LCM निकाल रहे हैं ना। LCM की बात कर रहा हूँ दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। अगर LCM की बात करो, अंशों का LCM एक का LCM कितना? 1। HCF की बात करूँ 2, 3, 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 2 में भी चला जाए, 3 में भी चला जाए, 4 में भी चला जाए, वो क्या होती है दोस्तों? वो आपको पता है एक ही है, बड़ी से बड़ी। तो जिसका भाग 2 में भी जा सकता है, 3 में भी और 4 में भी 1। तो इसका LCM कितना आ गया? 1/1 अर्थात 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ किसकी? HCF की। किसकी? HCF की बात करूँ, इसी में 1/2, 1/3 और 1/4 का HCF कैसे निकालो? HCF निकालने क्या करते हैं? अंशों का HCF, अंशों का मस है 1 का मस है। आपको समझ के होंगे सबसे बड़ी संख्या 1 ही है। और हरों का लस है 2 का, 3 का, 4 का लस कितना आता है? अभी मैंने बताया था कि 2, 3, 4 का लस पूर्ण संख्याओं में निकालते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग 2 में, जिसमें 2 का, 3 का, 4 का भाग चला जाए, वह क्या होती है? 12। तो इसका मस कितना आ गया? 1/12। मैंने तुम्हें बताया था, देखना कि LCM है वो दी गई सभी संख्याओं से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, बड़ी से बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा। देखो एक आपका 1/2 से बड़ा है, 1/3 से बड़ा है, 1/4 से बड़ा है। और ये हमेशा क्या होगा कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, छोटी से छोटी होगी, उससे भी छोटा होगा। ये 1/12, 1/2 से भी छोटा है, 1/3 से भी छोटा और 1/4 से भी छोटा है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी सीरीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के जरिए और समझाता हूँ। चलो देखना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1/2, 1/4, 1/5। 1 की जगह आप कर दो 2/5। ठीक है दोस्तों, वो कुछ भी हो सकता है, इसमें बात नहीं कि सर आपने 1/, छोटी छोटी संख्या आप बड़ी भी ले सकते हो, है ना। अब दोनों चीज़ लेते हैं, एक तरफ एलसीएम लेते हैं, एक तरफ एचसीएफ। हिंदी वाले बड़े ध्यान देना, इसे बोलते हैं लसप, इसे बोलते हैं मसप। ठीक है, अब देखना एलसीएम लेने के लिए क्या होता है, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। देखो अंशों का एलसीएम कितना, 1, 1, 2 का एलसीएम कितना, 1, 1, 2 का एलसीएम 2 होता है सर, और 2, 4 और 5 का एचसीएफ कितना, कॉमन कुछ है क्या कोई, इसमें तो चलो 2 कॉमन था, लेकिन 5 आते ही वो भी खत्म हो गया, तो क्या 1। 2/1 में क्या लिखूं, 2, ये 2 ही क्या बन गया, एलसीएम बन गया। जब एचसीएफ की बात करूं दोस्तों तो क्या होता है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, ये बताया था ना। देखो 1, 1, 2, 1, 1, 2 का एचसीएफ कितना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए। 1, 1, 2 में किसका भाग जा सकता है, बड़ी से बड़ी, 2 का नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही 1 में देते हैं 1/2 आ जाता है, लेकिन 1 का जा सकता है, 1 का भाग 1 में 1 बार, 2 बार। तो एलसीएम एचसीएफ कितना, 1, 1, 2 का एचसीएफ कितना, 1 बटे हरों का एलसीएम 2, 4, 5 का एलसीएम कितना, नहीं आ रहा है, निकाल दो, 2, 4, 5, एलसीएम एक जगह 2, 1, 2, 5, 2 का दिया 1, 1, 5, 5 का दिया 1, 1, 1, 5 दूनी 10 दूना 20, कितना आ गया 20। आंसर कितना आ गया आपका 1/20। उम्मीद है आपको वीडियो अंत तक समझ में आया होगा, और मैं वापस कहना चाहूँगा, इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल आप करते रहिए। मैं अगले वीडियो में इस यूनिट 2 के हो सकता है मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर पेश हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।